With great pleasure, we introduce Dr. Vishal Rastogi. He's a distinguished senior cardiologist based in Delhi. He's currently serving as Director of Interventional Cardiology at Fortis Escorts Heart Institute. He is also the head of Advanced Heart Failure Program at Fortis Okla. Dr. Rastogi is renowned for his skill in handling complex cardiac cases, including critically ill patients requiring advanced support devices. Let's have a big round of applause for him. Also have with us Dr. Deepak Gupta, who is a child and adolescent psychiatrist and is senior consultant at Sir Gangaram Hospital and Center for Child and Adolescent Wellbeing, New Delhi. And he's a common face with us here at the center too. Dr. Vishal, आपके लिए can we start the questions please? ठीक है, ये तो पता ही है कि ज्यादातर बीमारियों का माइंड बॉडी कनेक्शन होता है, ये मेडिकल साइंस अब मानने लगी है कुछ हद तक। तो जो कई तरह की इमोशंस होते हैं लाइक एंगर और इरिटेशन और ये सब, इनका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या आप थोड़ा डिटेल में हमें समझा सकते हैं? ओम शांति। ये अब मेडिकल साइंस से प्रूवन है कि स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, एंगर, ये जो जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इनसे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पे बहुत सारे ऑर्गन्स पे अगर मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ तो सबसे पहले हार्ट का जिक्र करना चाहूंगा। यही माइक सबको यूज ताकि रिकॉर्ड हो जाए, ताकि ऑनलाइन वाले वालों को सुनाई देगा। तो जो बीमारियां हार्ट की हैं, सबसे कॉमन बीमारी हम उसमें कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि ब्लॉकेज की बीमारी होती है। और ये ब्लॉकेज के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इस जो ज्यादातर रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और स्ट्रेस अब आज की डेट में एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। और इसका पता अभी हमें कुछ ही दिनों से चला है, जबकि यंग एज में हम देख रहे हैं कि लोगों को हार्ट डिजीज होती जा रही है। तो अब लोग एक्सरसाइज करते करते जिम में उनकी डेथ हो जाती है, या बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उनकी डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। तो इसका सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है कि जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है, जिसपे हर आदमी को स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बचपन से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को अंदर से वो खत्म करता जाता है। लैक ऑफ स्लीप एक ऐसी चीज है कि हर आदमी अपने करियर के पीछे, अपनी पढ़ाई के पीछे या फिर एंटरटेनमेंट के लिए रात को सो ही नहीं पाते हैं, और दिन भर एक्टिव रहते हैं, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करने पहुंच जाते हैं। तो इससे भी हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सो बॉडी के अंदर हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बीमारी लाते हैं, और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सब ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी का फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। और ये प्रिमिटिव रिस्पॉन्स था, जबकि हम शुरू में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं रहते थे, तो उस समय से ये हार्मोन्स बॉडी में एक्टिव होते हैं। और इसका सिंपल रिस्पॉन्स ये है कि अगर कोई भी सामने खतरा आता है या कोई स्ट्रेस लेवल आता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन आज की डेट में ये एनवायरनमेंट तो बचा नहीं, अब तो हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, तो उन हार्मोन्स की अब उस तरह से जरूरत नहीं है, और बल्कि अब ये हमारे शरीर को खत्म कर रहे हैं और डैमेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, और जो बॉडी के अंदर नसें होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं टुवर्ड्स ब्रेन और टुवर्ड्स हार्ट या किडनी, उनमें डैमेज पैदा करती है। ऑन दी अदर हैंड,
जब हम अपने स्ट्रेस रिलीव करते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स आते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन है सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कि हमारे रिवॉर्ड सेंटर पे एक्ट करते हैं और हमें यूफोरिया या हैप्पीनेस देते हैं। उसके अलावा एंडोर्फिन्स हैं जो बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को नेचुरली खत्म करते हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि हटा करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर विशाल, लेकिन मेडिकल साइंस में स्ट्रेस का मतलब क्या है, और स्ट्रेस मतलब एक्चुअली मिटाने का, कम करने के क्या टेक्निक्स है? क्या मेडिकेशंस है, या कुछ सिर्फ योगा प्राणायाम है, या क्या है सोल्यूशन मेडिसिन साइंस के पास? ये एक ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता मेडिकल साइंस के पास है, क्योंकि डेली हम ओपीडी में बैठ के पेशेंट से बात कर रहे होते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेस कम करिए, एंड अंदर से मुझे भी पता है इट इज इजियर सेड देन डन। मैं आपको तो समझा रहा हूँ कि आप स्ट्रेस कम कर लीजिए, लेकिन क्या मेरी खुद की स्ट्रेस कम है? सो ये एक ऐसी चीज है जिसमें ऑफ कोर्स मेडिसिन्स हैं, और मेरे साथ में डॉक्टर दीपक हैं जो कि आपको बताएंगे कि दवाएं भी होती हैं, लेकिन हर चीज का अपना साइड इफेक्ट होता है, और पेशेंट्स कई बार वो दवा लेने के बाद में और खराब महसूस कर रहे होते हैं, बिकॉज उसके कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जो कि, और मतलब एक आपने चीज ठीक करी और दूसरी चीज उससे बिगड़ गई। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो नेचुरल तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स हैं, जो अपने एंडोर्फिन्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा रिलीज़ करा सकते हैं, अगर हम अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज़ करा सकते हैं, तो उससे स्ट्रेस कम हो सकती है। वो कैसे रिलीज़ होंगे? तो इसके लिए तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि हम एक ऐसी हॉबी रखें, एक ऐसा काम रखें जिससे कि हमें खुशी मिलती हो, अंदर से खुशी मिलती हो। क्या या रिवॉर्ड सिस्टम। तो जैसे कि हम अगर किसी दूसरे को खुशी दे रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में नॉर्मल एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो अपने मरीजों को सबको योगा और मेडिटेशन करने की सलाह देता हूँ कि योगा और मेडिटेशन एक कारगर तरीका है जिससे कि हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते ओके। और वैसे आज हम पर्टिकुलरली एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये इमोशंस जो स्ट्रांगली सब में नॉर्मली देखे जाते हैं डे टू डे लाइफ्स में, तो इनका पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्या आप बताना चाहेंगे हार्ट डिजीज पे या और कुछ पे? हैं। सो सारे ही ऑर्गन्स पे, चाहे वो गैस्ट्रिक सिस्टम हो, चाहे वो हार्ट सिस्टम हो, ये सब बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो कि आजकल प्रोडोमिनेंट हो गई हैं। सो सोसाइटी में पहले जो बीमारी होती थी वो होती थी कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, डायरिया, डिसेंट्री। आज की डेट में ये हैं बीमारियां, लेकिन ये बीमारियां कम हो गई हैं, और जो बीमारियां आ गई हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई हैं। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, और हर आपको जिसने नहीं चेक कराया है वो अपना जरूर चेक कराए, क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है कि, और इसका पता तभी चलेगा जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे। और ये बीमारियां इतनी जो आ रही हैं उसका रीजन यही है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज ऑलवेज सेड कि प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो प्रॉब्लम है। तो और उससे हमारे सारे स्ट्रेस लेवल से गैस्ट्रिक डिजीज, चाहे हर आदमी कहेगा जी मेरे को बहुत गैस बनती है, और गैस्ट्रो की ओपीडी में अगर आप जाइएगा तो डॉक्टर, मेरे जो गैस्ट्रो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि अगर इस बीमारी का इलाज मैंने ढूंढ लिया तो आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज हर पेशेंट को ये बीमारी है, गैस, और किसी को इसका इलाज नहीं पता है। लोग इलाज कराते जा रहे हैं, दवाएं लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि गैस इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वही है कि हम अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को गैस समझ करके और उसका इलाज करा रहे हैं। तो अगर हम अपना एंगर, लाइफस्टाइल, बाकी सारी चीजें चेंज करें तो ये बीमारियां ठीक हो सकती क्या क्रॉनिक एंगर और हार्ट डिजीज के बीच कोई प्रूवन कनेक्शन है? हैं। एंगर इज, ये एक फ्रस्ट्रेशन का ही एक मैनिफेस्टेशन है। आप अगर अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत पहले से हमारे सब जगह कहा जाता है कि संतोष जो है सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धन है। और अगर आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं, आपको कुछ और चाहिए था और आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या जो मिला है उसके लिए आप शुक्राना नहीं कर रहे हैं,
तो इन दैट केस फ्रस्ट्रेशन और वो एंगर में कन्वर्ट होती है, और वो एंगर का सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि हम चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेट होते हैं, और अपने आसपास वाले बेचारे जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं या जो जो हमारे लिए सबसे अच्छे लोग हैं, हम उन्हीं के ऊपर वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो लोग क्रॉनिकली एंग्री रहते हैं उनका हार्ट रेट हाई रहता है, बिकॉज आपको बॉडी के अंदर एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, नॉरएड्रेनलिन ज्यादा हो रहा है, तो आपका हार्ट रेट ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहने के अलावा फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज ये फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो कभी आप थोड़े सेटल हुए तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, और जब आपको फिर से एंगर आ गया तो फिर से बढ़ गया। तो इसलिए ऐसे बीमारियों के जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो दवाइयां देते हैं वो 24 आवर्स एक्ट करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको आज अभी गुस्सा आ रहा है तो अभी वो आपकी जो है दवा की डोज बढ़ जाएगी, और जब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो हम दवा कम कर दें। तो इसलिए इस ऐसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, और ये फ्लक्चुएशन वाला ब्लड प्रेशर बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो ज्यादा डैमेज करता है हमारी ब्लड वेसल्स को या बाकी ऑर्गन्स को। तो यस, क्रॉनिक एंगर के पेशेंट को हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा होती डॉक्टर दीपक, आप हमें बताइए कि जैसे एंगर हमें आ रहा है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को देख के आ रहा है, और कोई ना कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो हमारे सामने चौबीसों घंटे हो, और उन्हें देख के इरिटेशन हो, एंगर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आप दोनों पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लस साइकोलॉजिक। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं। वो बात जो बहुत सबसे ज्यादा काम करती है, जो मेरे को रियलाइज हुआ अ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और एज अ साइकियाट्रिस्ट भी। मैं तो बच्चों के साथ काम करता हूँ, टीनेजर्स के साथ। मैं बड़ों के साथ काम नहीं करता, लेकिन जो मैं सबसे बड़ा मेरे को रियलाइज हुआ अपने में, कि अगर आप उसमें प्रेजेंट हो जाओगे कि आप गुस्सा आ रहा है, आप सबसे बड़ा प्लस पहला स्टेप, क्योंकि आप प्रेजेंट ही नहीं हो पाते, और आपके मुंह से निकलता रहता है, गुस्सा आता रहता है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। कभी रैश ड्राइविंग कर लोगे, कभी मोबाइल पे कुछ मैसेज कर दोगे, कभी सोशल मीडिया पे कुछ कर दोगे, कभी अपने स्पाउस को कुछ बोल दोगे, बच्चों को कुछ बोल दोगे, और चलता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेटिंग प्रेजेंट दैट यू आर एंग्री। अगर आपको पता चल जाए कि आप यू आर गेटिंग एंग्री, तो शायद आप उस वक्त बिंदु लगा दोगे उस चीज के ऊपर, क्योंकि आपको प्रेजेंट ही नहीं हो पाता। क्योंकि क्या, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके हार्ट, जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपका पैल्पिटेशन हो रहा है, आपका सांस बढ़ गया, आपकी स्पीड बढ़ गई, आपको पसीना आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ये बॉडी क्यूज है जो आप पकड़ सकते हो अपने अंदर। अगर आपने बॉडी क्यूज पकड़ लिया अपने अंदर, ये साइंस पकड़ लिया अपने अंदर कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने देखा है कि आप इमीडिएटली आप रुक सकते हो, क्योंकि वरना वो गुस्सा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो एंड नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेटिंग प्रेजेंट टू इट। वंस यू गेट प्रेजेंट टू इट, जो पहला ए अवेयर है, अवेयरनेस। आपने अवेयर कर लिया अपने आप को, पहला ए है। जब आपने ये पहला अवेयर कर लिया ए, तो दूसरा एक्नॉलेज कर लिया, हाँ भी दीपक गुस्सा आ रहा है तेरे को, फिर आपने एक्शन भी ले लिया, तीसरा ए। और फिर चौथा ए, आपने एक्नॉलेज भी कर लिया अपने आप को। तो आप इम्पोर्टेंट ये, जो आप इस तरह जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे आपने एकदम से अपने आप को अवेयर कर लिया, तो आप उस पे कर सकते हो। क्योंकि गुस्से के बाद तो आप दूसरा पर्सपेक्टिव है। मुझे जैसे आपने बोला कि हाँ, मुझे ज्ञान में 10 साल से ज्यादा हो गए आप यहाँ पे, और 10 साल से मैं ज्ञान में हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गुस्से से नुकसान तो आप ही को हो रहा है। इन द एंड, आप चाहे गुस्सा कर रहे हो, तो गुस्सा आप कर तो खुद पे रहे हो। आपको लगता है गुस्सा आप दूसरे पे कर रहे हो, लेकिन दूसरा गुस्से पे नहीं कर रहे, आप खुद पे कर रहे हो। आपको लगता है कि आप अपने किसी और फ्रेंड के ऊपर या अपने अपने स्पाउस के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, नहीं, लेकिन नाराजगी आपको अपने से है इस वक्त। तो उस वक्त इन द एंड नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नेगेटिविटी तो आपसे स्पिल हो रही है, आपसे वो वाइब्रेशन जा रही है, और फिर वो एस्केलेट हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है कुछ बात पे, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो। आपको लगता है आपने गुस्सा करा, बच्चा आपका मान जाएगा, ऐसा नहीं होता, नहीं मानता। तो और चीजें बढ़ जाती है। तो आपके गुस्से से आपको लगता है कि आप दबाव दे रहे हो, आपने एकदम से प्रेशर दे दिया, आपने दबा दी बात, आपने चिल्ला दिया, क्योंकि आपको लगता है यही तरीका है शायद अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, बताने का, कि सामने वाला आपकी ऊंची आवाज से सुनता है या समझता है। आपको लगता है वही एक तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है,
आपका खुद का नुकसान है। जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया, आपके खुद के ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, आपके खुद के बैड हार्मोन्स जो है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, जो बाकी है, वो आपके बढ़ रहे हैं। किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है। इन द एंड हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस अगर आपको आ जाती है, तो ये मैं करता हूँ अपने साथ भी। जैसे ही हो, आपने अपने आप को पकड़ लिया, दीपक गुस्सा आ रहा है, मन में बोलना है, वैसे नहीं बोलना। तो मन में अपने आप को पकड़ना है। आप अपने मन में अपने आप को पकड़ सकते हो, अपने इमोशंस को, खास इस इमोशन को, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे-जैसे आप करते रहते हो, आपको आदत बन जाती है। जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते रहते हो, आपको आदत बन जाती है। एक पुरानी कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, वो गलत है। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सही वक़्त पे आपने सही बिंदु लगा दिया, विराम लगा दिया, वो आपकी जीत है। तो वहीं से आपको होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को उस वक़्त पकड़ना। वेरी क्लियर। हाँ, उसके अलावा और भी तरीके हैं। अब वो चीज़ अगर हो गई, आपका गुस्सा हुआ, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम वहाँ से चले गए। फिर आपने अब रिफ्लेक्शन किया अपने आप पे, कि भई मैं उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल था, या मैं उस सिचुएशन में इरिटेबल था, या मैं उस सिचुएशन में जब मैं किसी से बात कर रहा था, अपने स्पाउस से बात कर रहा था, अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं थोड़ा जिटरी था। मुझे बात अजीब-सी लग रही थी। मैं शायद किसी और तरीके से उसको हैंडल कर सकता था। तो बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, तो आप आगे के लिए बेटर तैयार होते हो। आप अपने ब्रेन को थोड़ा कंडीशन करते हो। जैसे करा, आपने जब रिफ्लेक्शन करा, तो आपको मौका मिलता है उस बात के बारे में सोचने का। और ये अक्सर ये रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको वक़्त चाहिए होता है। अब सब लोग कहते हैं वक़्त ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, हम इतने बिज़ी हैं। लेकिन जब आप उस टाइम निकाल के थोड़ा-सा, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को आपने वक़्त निकाला, तो आपने रिफ्लेक्शन जब किया, तो उसके बाद आपके अंदर वो क्षमता बढ़ती है। जब वो क्षमता बढ़ती है, तो उस वक़्त, सही वक़्त पे, जब गुस्सा आता है, तो आप अपने आप पे ब्रेक लगा सकते हो, बिंदु लगा सकते हो। तो ये छोटे-छोटे सिंपल स्टेप्स हैं, जिसके थ्रू आप अपने पे काम कर सकते हो। सुनने वाले को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सुनने वाला है, उसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है, उसका क्या हाल है? देखिए, जो सुनने वाला है, उसी की तो क्षमता है, उसी को तो अपना गुब्बारा बढ़ाना है। सुनने वाला तो कुछ भी बोल के चला जाएगा, उसका काम ही बोलना। 1 मिनट, आप 1 मिनट, समझ गया आपकी बात। तो बोलने वाले का काम तो बोलना ही है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। आप रोड पे चल रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बाज़ार में जा रहे हो, आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, जो भी है, आपके बच्चे हैं, उनका काम तो वो तो बोलेंगे ज़रूर। ये तो आप सोच के चलो कि अगर वो बच्चे आपके नहीं बोले तो कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। ये तो हमारे को ही सोचते हैं कि हम ये सोच लें कि वो हमेशा अपने मुँह से फूल बरसाए, कैसे हो सकता है? हाँ, वो फूल बरसा सकता है अगर वो ज्ञान में आ जाए, तो जब वो फूल बरसाना शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले वो जब हमारे पे फूल नहीं बरसा रहा, तो हमें फूल बरसाने हैं। अब वही हमें सीखना है, क्योंकि अगर वो हमें बोल रहा है और हमारे मुँह से गुस्सा निकल रहा है, तो फिर वो गुस्सा एस्केलेट ही होगा, बढ़ेगा ही। दरवाज़ा पीट के कोई चला जाएगा, कुछ कड़वा बोल के चला जाएगा, गड़े-मुर्दे उखाड़ लेगा 20, 30, 40 साल पुरानी, अपने माताजी, पिताजी पे ले जाएगा, सास-ससुर पे ले जाएगा, बेटे-बेटी पे ले जाएगा, कुछ ना कुछ गड़ा-मुर्दा निकलेगा। और क्या निकलता है? हल है ना? सबसे पहला हल है ये समझना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उनकी बातों से। इस वक़्त कि मुझे मेरी वाइफ़ से, मेरे बच्चे की बात से गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। तब आपके अंदर वो शांति और सादगी आएगी उस वक़्त। तब आपके अंदर उस वक़्त वो ताकत आएगी, तब आप अपने आप को उस वक़्त शांत रख पाओगे। वरना हमारा जो है ना मैं, बहुत बड़ा होता है। मैं बकरी की तरह, तो वो शेर बन जाएगा, आप बकरी बन जाओगे, आप अब वो भी किरदार रहेगा, आप भी मैं करते रहोगे। तो उसमें क्या होगा, वो फिर चीज़ें एस्केलेट बढ़ती रहती हैं। तो वहाँ पे जब आपने प्रेज़ेंट कर लिया, तो वो उस वक़्त जो बिल्कुल लगता है, वो आपको शक्ति और ताकत देता है। फिर सामने वाला भी सोचता है, यार मैंने इतना सुना दिया, वो इंसान कुछ भी नहीं बोला। कहता है थोड़ी देर बाद, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको बात, अपनी ज़िंदगी से। वो थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद, 2-3 बाद, सॉरी मैंने आपको गलत उस वक़्त
मेरे को बस समझ में नहीं आया। मैंने कहा हाँ जी, कोई बात नहीं जी, चलो आगे बढ़े। आपको बुरा लग सकता है उस वक़्त। तो ये जो आप बिंदु लगाते हो, और यही मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी ज्ञान में आने के बाद, कैसे सही वक़्त पे बिंदु लगाना है। कहते हैं क्रिकेट खेलते हुए कौन-सी बॉल छोड़नी है ना? हर बॉल थोड़ी खेलनी है। तो कौन-सी बॉल छोड़नी है ना? वो ये कला है। तो ये कला ज्ञान सिखाता है। Dr. Deepak, I'd like to ask, like, वो हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और ओवरथिंकिंग में क्या डिफरेंस है, और हम क्या करें कि हम गलत लाइन ना क्रॉस करें? आप सोच रहे हो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करते-करते कहीं ज़्यादा सोचने से हो जाए तो नेगेटिव चले जाए। देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ओवरथिंकिंग, ये एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब हो गया, अब यहाँ से शुरू होते हो वहां तक पढ़ते हो। आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, अंदर अपने अपने आप को देखा, अपने आप को जांचा, अपने आप को स्कैन किया वो लेंस के थ्रू, ठीक है। आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया अपने पे, आपने उस वक्त क्रिटिकल भी हो सकते हो आप। बहुत लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, मैं ही खराब हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही नहीं कर पाता, क्या हो रहा है, कैसे होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, मेरे यहाँ ही कलेश होता है, मेरे घर में ही कलेश होता है, मेरी लाइफ में ये होता है। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन जब आदमी करता है, वो अपने पे करता है। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मोड में लेके जाते हो कि मैंने क्या किया जिससे सामने वाले को परेशानी आई, ऐसा मैंने क्या किया जिससे सामने वाले को दुख हुआ, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि सामने वाले को अगली बार वो इमोशंस है वो इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है। करेक्ट। तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो अपनी, ठीक है ना। तो लेंस तो वही है लेकिन जांच वो तरीका बदल गया, आपका चश्मा थोड़ा सा साफ हो गया। लेकिन अगर आप उसमें बार में फंस गए, पकड़ी के जाल में फंस गए, तो आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो वो फंसने वाला जो है ओवर थिंकिंग होके आपको कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी ले जाती है। तो ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिविटी मिल जाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी नेगेटिविटी मिल जाती है। जब इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप हेल्दी इंट्रोस्पेक्शन करते हो, वो आपको रास्ता दिखाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और ओवरथिंकिंग के बीच का एक रास्ता है, एक ब्रिज है। आप उस वक्त करना, इंट्रोस्पेक्शन करने से आपको अपने बारे में अपना आईना दिखता है, आप उसको साफ करते हो, फिर दोबारा आईना देखते हो, फिर साफ करते हो, फिर आईना देखते हो, फिर धीरे धीरे आप उसमें आगे, हाँ उसमें आएंगे। डॉक्टर दीपक, आपने कहा कि बिंदु लगाना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, लेकिन कई जैसे माहौल होते हैं भारतीय वातावरण में, फैमिलीज में, कि इमोशनल सप्रेशन भी हो जाता है, वो बोल नहीं पाते, गुस्सा अंदर बहुत आ रहा है, जो आप कह रहे थे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। कई बहनें हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है जो बहुत बीमारियों का रूप भी ले लेता है। तो उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? डॉक्टर विशाल के पास कुछ ऐसे कोई केसेस आए हो, ऐसा कुछ? आई थिंक ये थोड़ा साइकेट्रिक हो गया, बट स्टिल। तो देखिए, जैसा बहुत अच्छा अभी दीपक भाई ने बोला, और आपका सवाल बहुत रिलेवेंट था, और हर आदमी को यही लगता है कि गलती मेरी नहीं है, सामने वाले ने इरिटेट किया तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ठीक था, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, वो आकर के कुछ गड़बड़ करके चला गया। मेरा एक स्पेशल केस है, मेरा लड़का हैंडीकैप है, हम्म, तो वो स्पेशल गुस्सा करता है। डॉक्टर दीपक ने देख रखा है, आता रहता कभी कभी, तो मतलब उसकी में मैं कभी कभी इतना वो हो जाता हूँ, बहुत अच्छी बात। तो ये आपका एक स्पेशल केस है, उसके बारे में हम आराम से बात करते हैं। बट मेरा जनरल एक रिस्पॉन्स है, जो आपने कहा कि हमारा कंट्रोल, या हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। तो अगर हम दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर चेंज हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, तो ये चीज कभी नहीं हो सकती। बिकॉज इरिटेशन तो हर चीज में और हर जगह है, और हम खुद भी जानते हैं कि दूसरा अगर कोई बात कह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर वक्त उस बात पे गुस्सा आएगा, कभी गुस्सा आएगा और कभी नहीं आएगा। तो वो इसका मतलब ये है कि हमारा इंटरनल मूड कैसा है, वो डिसाइड करता है, हमारी उस वक्त की फीलिंग कैसी है, हमारा इंटेलेक्ट उस वक्त क्या कह रहा है, उससे डिसाइड होता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिएक्शन हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है।
तो अगर हम अपनी रिएक्शन चेंज कर सकते हैं, या जैसा दीपक भाई ने बोला कि एक कौन-सी बॉल खेलनी है और कौन-सी नहीं खेलनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अ, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है और उससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है मैं सारी बातें वो सुनूँ और अपने अंदर रखूँ। अगर मैं इग्नोर कर सकता हूँ उन बातों को, और इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि अचानक मैंने कहा और आपने मान लिया, या मैंने कहा और मैंने ही खुद मान लिया। लेकिन ये मुझे रोज़ सोचना है इस बारे में और रोज़ उसको प्रैक्टिस में लाना है, तभी शायद कुछ आपने बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं, लोग कहते हैं अपने गम हम अपने साथ रखते हैं, अपने गम हम अपने अंदर ही रखते हैं। उन गमों का हम एक सहारा ढूँढते रहते हैं, एक नज़रिया ढूँढते रहते हैं कि कहीं उस गम को बहा दें। लेकिन वो गम बहा नहीं पाते और उस गम के साथ हम कब्र तक चले जाते हैं। तो ये पुरानी बातें हैं, सही बातें हैं, और इसीलिए वो हमें उन गम को निकालना ज़रूरी है। इसलिए लोग एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन करना है, आपके अंदर इमोशंस तो आ गए, आप किससे करोगे? आपका दिल भर गया, आप किससे करोगे? आपको पता है गुब्बारा फोड़ोगे तो सामने बड़ा गुब्बारा बैठा हुआ है, तो आपको और परेशानी होगी, कैसे करोगे? आप दीवार से बात तो कर नहीं सकते। तो इसलिए जो आपके अंदर जो हिडन इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं दीमक की तरह आपको खोखला करते हैं। ये तो क्लियर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनफ स्टडीज़ हैं, इनफ एविडेंस है, सब कुछ है। अब क्या हम उसको कमी जो हमारे अंदर हिडन इमोशंस हैं, क्या हम उसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? वो हमें देखना है, वो हमारे को करना है। अब उसको निकालने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज़रिया है, हम निकाल सकते हैं। तो जो इमोशंस है, जो हमारे को चार्ज कर देता है, वही वाली बात है ना कि हम ओवरचार्ज हो जाते हैं। अब वो ओवरचार्ज होने की वजह से हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो वो उस वक़्त हमारे को ध्यान रखना है कि जो हमारे किसी ने कुछ कहा, हमने जैसे मैंने कहा कि भई इन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैंने उसको अपने चुपचाप निकल गया वहाँ से। लेकिन मैं बार-बार ओवरथिंकिंग में चला गया जो उन्होंने बोला, और उस ओवरथिंकिंग में परेशान होता रहा, मैंने किसी को नहीं बोला। तो इन द एंड क्या हुआ, रात को मुझे नींद भी नहीं आई। सुबह मैं उठा, मैं चार्ज्ड अप रहा, एंग्ज़ियस रहा, एजिटेटेड रहा, काम पे गया, वहाँ पे मुझे लोग मिले, उनके अंदर ही मैंने कुछ बोल दिया। तो वो घर माहौल भी खराब हो गया ऑफ़िस का, या मेरे कहीं भी क्लिनिक में, कहीं भी जहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट है। और उससे क्या हुआ, मुझे बैकफ़ायर होता रहा, ठीक है? और वापस मैं शाम को मैं फिर आया और परेशान आया, और फिर उसके बाद आके फिर मैंने घर में कुछ बोल दिया, तो वो चलता गया जिसे कहते हैं, तो सीक्वेंस चलती रहती है। तो अपने इमोशंस को निकालना अपने अंदर जो पड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। अब लोग बच्चा बहुत तरीके हैं इसके, तरीकों को लेने का। मैं कोई और कुछ भावना बहन भावना बहन भावना बहन कोई क्वेश्चन है इसका बाद में इसको निकालने का, या मैं भी बोलूँ? उन्होंने क्वेश्चन बना रखा होगा तो पॉइंट ये है कि पहला सबसे पॉइंट है, आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा अपने इमोशंस को निकालने का। और उसके लिए बहुत लोग डायरी लिखते हैं, अपने इमोशन से लोग डायरी लिखते हैं। कुछ लोग बार-बार, जिसको आजकल नया नाम है जर्नल राइटिंग है, डायरी है, उसको डायरी लिखते हैं। और डायरी लिखते रहते हैं, अपने मन की भावनाओं को, मन की फीलिंग्स को निकालते रहते हैं। जब-जब मौका मिला उसको लिखते रहते हैं। कुछ लोग लिखने के बाद उन कागज़ों को, पन्नों को फाड़ भी देते हैं। मैंने कहा चलो भाई किसी कोई पढ़ ना ले मेरे उन किताबों को, तो उसको फाड़ के फेंक देते हैं। एक ये तरीका है। कुछ लोग सेल्फ टॉकिंग करते हैं। कुछ लोग बहुत सेल्फ टॉकिंग करते हैं, बहुत लोग आप देखेंगे। बैठे-बैठे के ऊपर अपने आप से बातें करते हैं। वॉक पे चले जाते हैं, खुद ही निकल जाते हैं वॉक पे। जो भी निकल गए वॉक पे, आधे घंटे वॉक पे निकल गए और अपने आप से बात करी और अपने इमोशंस को निकाला। क्योंकि उनको लगता है वही अकेले हैं, उनके साथ वही वही बेस्ट है। तो वही उनकी कंपेनियन है। तो वो अपने आप को सेल्फ कंपेनियनशिप देके हुए वहाँ पे अपने इमोशंस को बातचीत से अपने आप को से निकालते हैं। कुछ लोग जो जिस जिस भी भगवान को, गुरु जी को, जिसको भी मानते हैं, वाहेगुरु को, उससे बातें करते हैं। उससे बातें करके अपने इमोशंस निकालते हैं। उससे अपने इमोशंस निकालते हैं, अपनी फीलिंग्स निकालते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने जो आपके इमोशंस बंधे हुए हैं, अंदर जो बन जाते हैं, उसको आप निकालते हैं। जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो हम सीखते हैं। तो जब मुरली सुबह क्लास सुनते हैं, मुरली की क्लास से जो हमारे को पॉइंट्स मिलते हैं, अच्छे-अच्छे पॉइंट मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं, उन इमोशंस को निकालने में। तो हमें लगता है अरे क्यों, किसलिए रखा हमने ये इमोशन अपने अंदर? क्या फ़ायदा है इसका? क्या इससे हम क्यों नुकसान करें? तो हम उस वक़्त ड्रॉप कर देते हैं, उस इमोशंस को। या फिर हम या किसी बातचीत करते हैं, तो उससे हमारे इमोशन निकल जाते हैं। तो ये इस तरह आप अपने आप खुद ही अपने इमोशन निकाल सकते हैं।
या फिर आपके पास कोई ऐसा दोस्त हो, कोई सहारा, कोई फ्रेंड हो कि जिससे आप निकाल सकते हो, तब उससे बातचीत करके अपने इमोशंस निकालते हो, इम्पोर्टेंट है। सो इस तरह आप अपने अलग-अलग ज़रिए से निकालते हो, लेकिन आजकल सोफिस्टिकेटेड वे भी है कि आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, थेरेपिस्ट के पास जाओ, फीस पे करो और अपने इमोशंस निकालो। कोई गलत नहीं है, आपको करना चाहिए, मतलब ताकि, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है वो बाकी तरीकों से आप काम नहीं कर सकते, इसलिए थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर्स की डेफिनिटली डिमांड बहुत बढ़ गई है, बढ़ ही रही है। डिप्रेशन भी बढ़ ही रहा है खूब अच्छी तरह। तो ये सब बढ़ता जा रहा है, इसलिए उससे पहले हम उस ट्रेजेक्टरी में जाए, हम अपने इमोशन निकालें, क्योंकि वो एक न्यूट्रल बंदा होता है जो प्रोफेशनल होता है। वो आपकी ठीक है, उसने फीस आपसे ली जरूर है, लेकिन वो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है कि आपकी बातों को सुने कैसे। तो वो आपकी बातों को सुन के आपको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वहाँ पे आप न्यूट्रली सब कुछ बोल लेते हो, सब कुछ बता देते हो, ये है, वो है, ऐसा है। तो इस तरह आपके इमोशन चैनलाइज हो जाते हैं। तो इमोशंस को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उससे करने से आपके अंदर खुद खुद का नुकसान नहीं होता, आपके खुद का डैमेज नहीं होता। याद रखिए, ये सब चीज़ें आपको खोखला करती हैं, इसलिए हमें खुद के लिए स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, एक तो हो गया एक्सप्रेशन, किसी ने गुस्सा किया, आपने और गुस्सा किया, और एक हो गया सप्रेशन, और तीसरा हो सकता है हेल्दी एक्सप्रेशन, कि गुस्सा आ रहा हो और अपना पॉइंट भी कम्युनिकेट कर ले, अंदर के इमोशंस भी निकल जाए, रिलेशनशिप भी मेंटेन हो सके। क्या ये पॉसिबल है? एक पॉसिबिलिटी है ये भी? ये तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और यही हमें अचीव करनी चाहिए। यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हेल्दी कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन उस वक़्त वो जोश इतना बढ़ जाता है, उतने एक्टिवेटेड हम चार्ज हो जाते हैं, कि उस वक़्त हम हेल्दी कम्युनिकेशन करने के बजाय हम फायर करने लग जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस तो करना ही है, लेकिन अगर उस वक़्त हम हेल्दी वे में कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस वक़्त आपको 1 या 2 मिलीसेकंड का या 1-2 सेकंड का पॉज़ लेना ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट कला है, कि अगर आप उस वक़्त 1-2 मिलीसेकंड का या 1-2 सेकंड का, सिर्फ 1-2 सेकंड बोल रहा हूँ मैं, ठक और ठक, बस। उस वक़्त आपने 2 या 3 सेकंड का आपने पॉज़ ले लिया, तो उससे क्या होगा? आप एक बार अपने आप को रोक पाओगे, और रोक के फिर आप बोल पाओगे। जिसे बोलते हैं स्टॉप एंड थिंक। स्टॉप, थिंक एंड देन स्पीक। आपने स्टॉप किया, थिंक किया, और एकदम से आपके निकला। लेकिन उस अदरवाइज़ क्या होगा, रिएक्टिविटी में आपने बोला, उसने बोला, आपने बोला, आपके मुँह से निकलता रहेगा। तो हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन कहती है कि 2 सेकंड का विराम दीजिए, और फिर अपनी बातों को बताइए। अपनी बातों को बताने में एक चीज़ और है, कि आप दूसरे को भी इज़्ज़त दीजिए। क्योंकि हम बहुत बार अपना ही पक्ष, बहुत बार क्या, अक्सर हम अपना ही पक्ष देखते हैं। हम लगता है कि हम ही सही हैं। तो जब हमें लगता है हम सही हैं, हम अपना पक्ष देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपनी बात बोलते रहते हैं, और सामने वाला इरिटेट होता है। क्लियर? उस चक्कर में क्या होता है, हम सामने वाले को और उसको और इरिटेट करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम इरिटेट हो रहे हैं। हम भी इरिटेट हो रहे हैं, वो भी इरिटेट हो रहा है, और इरिटेशन एस्केलेट होती रहती है। जब हम एक पॉइंट का पॉज़ लेते हैं, थिंक करते हैं और बोलते हैं, तो उस वक़्त हमारी हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो पहला रूल है स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। सेकंड है गिव रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। ये मत सोचो सामने वाला बेवकूफ है या हमसे नीचा है। ये हमारे अंदर हमेशा रहता है। अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, और तीसरा, हमेशा सोच के रखो कि हमें एमिकेबली उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर आपके अंदर ये 3 पर्सपेक्टिव होंगे, तो आप डेफिनिटली हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन में जाओगे। अगर आपको लगेगा सिर्फ मुझे मेरा ही पॉइंट होना चाहिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैं ही राइट हूँ, मैं ही घर का बड़ा हूँ, मैं ही मतलब मेल फिगर हूँ, मेरा ही पॉइंट आगे होना चाहिए, मैं ही सब कुछ करता हूँ, नहीं। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ कम्युनिकेशन को हेल्दी कर सकते हो। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके मुंह से सॉरी निकलता है, तो कोई आप नीचे नहीं हो जाओगे, क्योंकि उस वक्त आपके मुंह से कुछ निकल गया। अगर बाद में आपने सॉरी बोल दिया, और सॉरी बोल के आपने चीजों को वापस सही डायरेक्शन में ले लिया, तो वो भी एक तरह का हेल्दी वे। उस बात के पीछे आप अपने 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल खराब कर लो। कई लोग तो उम्र खराब कर देते हैं। तो वो खराब कर लो, और इसके बाद से आपके अंदर खटास रहे, क्या फायदा? इससे अच्छा सॉरी बोल के उसे वर्कआउट करो, वो भी एक हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेशन।
तो ये मल्टीपल स्टेप्स है, इसमें और भी स्टेप्स है, बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन स्टेप्स उस तरह। अब कुछ लोग सॉरी वैसे नहीं बोल पाते, हिम्मत नहीं आती, कैसे सो, तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप अच्छा सा मैसेज बनाइए, प्यारा सा कार्ड वर्ड डाल के उसके अंदर सॉरी डाल दीजिए, या कोई पुरानी फोटो निकालिए अपनी उनके साथ, या जिसके साथ भी है उसके नीचे 2 शब्द लिख दीजिए, अगर आप में शायराना है तो 2 लाइनें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गारंटी है सामने वाले के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। तो ये तरीके, या आपको लगता है पुराना स्टाइल है, कागज पे लिख के आप उसे पत्र दे दीजिए, ये आपके लिए, और फिर चले जाइए वहां से। ये बहुत बार जब आप सोच के लिखते हैं, तो लिख के आप जब सॉरी कहते हैं तो आपके अंदर से बेटर वर्ड्स निकल पाते हैं। सामने आमने उल्टे सीधे में बहुत बार जंग चढ़ जाती है, सोचने का वक्त नहीं निकलता। तो इसीलिए स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट, नॉट रिएक्ट। ये क्लासिकल वे है जो करने को, इसके लिए बस इसी में है, और वो सेकंडों का खेल होता है। सेकंड में क्या क्या हो जाए, कौन सा बटन दब जाए, कौन सी बात हो जाए, कौन सी पुराना इतिहास खुल जाए, पता नहीं। तो जिस डिटेल में डॉक्टर दीपक ने हमें समझाया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत काम किया है अपने आप पे। तो डॉक्टर विशाल, क्या आप फ्यूचर में भी, अभी जैसे आप कह रहे हो यंग लोगों को स्ट्रेस के कारण, हार्ट के इश्यूज के कारण इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रही है या डेथ्स हो रहे हैं, तो क्या आप फ्यूचर में इनका इंटीग्रेशन देख रहे हो, मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी का? तो अगर कोई वजह है कि वो अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, तो ये हम डॉक्टर्स की तरफ से ही कमी है। हम सारा काम जो करते हैं वो रिसर्च के बेसिस पे करते हैं, कि हमने कोई दवा लिखी और उसके बाद में उसका इफेक्ट देखा पेशेंट्स के अंदर, और कुछ लोगों को नहीं दी और फिर इफेक्ट देखा। तो और उसके बेसिस पे साइंस एक्ट करती है कि भाई ये दवा कारगर है या नहीं है, और इसका साइड इफेक्ट इफेक्ट से या बेनिफिट से ज़्यादा तो नहीं है, और अगर वो प्रूव हो जाता है तो हम उस पे एक्शन लेते हैं। तो वाइडर कम्युनिटी में उसको अप्लाई करने के लिए उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टडीज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली सबको समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी हेल्पफुल है, सबको समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है और यही तरीका है जिस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने कोई एक कोलैबोरेशन नहीं किया जिससे कि ये इस बात को इन साइंटिफिक वे प्रूव किया जा सके। और आई रियली कमेंड ये जो आपका एफर्ट है जिसमें हम लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ-साथ लाए हैं और बात कर रहे हैं इस बारे में। क्योंकि अगर ये डिस्कशन शुरू होगा तो आगे जा कर के इस पे स्टडीज़ भी होंगी, और तब हम एक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट, बिकॉज़ हमारा सबका एम एक ही है कि किस तरीके से हम फिज़िकली, मेंटली अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और उसके लिए चाहे तो दवाएँ काम आएँ, चाहे ऑपरेशन करना पड़े, और चाहे स्पिरिचुअली हम उसको ठीक कर सकें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हम सिंपली अ, जो टेक्निक डॉक्टर साहब ने बताई, या स्पिरिचुअल टेक्निक्स के थ्रू अपनी हीलिंग कर सकते हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो जाएँगे, और जो दवाओं के रिस्क होते हैं, जो ऑपरेशन की चीज़ें होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो आई डेफिनिटली सी कि ये धीरे-धीरे सब लोगों की समझ में आ रहा है, और लोग धीरे-धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और साइंस के थ्रू इसको प्रूव करने की आवश्यकता है। बट एविडेंस इज़ ऑल देयर। हम लोग सब देखते हैं इसको डेली प्रैक्टिस में, और जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है, दे कैन वाउच फॉर इट। वो बता भी सकते हैं कि हाँ, ये कारगर है। थैंक यू वेरी मच। अब हम इनवाइट करेंगे संगीता दीदी को, अ, जो हमारे डायरेक्टर है यहाँ पे GK2 ब्रह्मा कुमारी सेंटर के। दीदी फार्मेसी में डिग्री रखते हैं, और आपने चार्टेड अकाउंटेंसी भी प्रैक्टिस किया है। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में आप पिछले 30 सालों से समर्पित हैं, और उन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया है अपनी जिंदगी बनाने में, और बहुत कंट्रीज भी ट्रैवल किए। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है हमारे। तो प्यारे संगीता दीदी को स्टेज पे इनवाइट कर रहे हैं। ओम शांति।
तो अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बातें हम सुन रहे थे और आई थिंक सो कंक्लूजन क्या निकला है, स्पिरिचुअलिटी इज अ मस्ट। यस, डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट है ना उसमें। मतलब ये जो इमोशंस है जिसको हम बहुत नेचुरल कह देते हैं, इरिटेशन तो नेचुरल है, मतलब आ ही जाता है, और एंगर तो जस्टिफाइड भी है। सो नाउ इट्स क्लियरली प्रूव्ड एंड विथ आवर एक्सपीरियंस कि कितना ये शरीर पर असर कर रहा होता है। इसका मतलब ये इमोशंस जो असर कर रहे हैं, तो एक मैंने थॉट क्रिएट किया, व्हाट एक्चुअली ये इमोशंस है, से एंगर और इरिटेशन, इट इज जस्ट अ थॉट। नो, आप ऐसे बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, और देन आई एम क्रिएटिंग द थॉट क्या है, ढंग से बैठना नहीं आता है, इतनी बार बोल चुके हैं, समझते ही नहीं है, लोग कैसे है। तो ये 3 थॉट किसने क्रिएट किए? मैं कहती हूँ ही इज इरिटेटिंग। थॉट्स कितने किसने क्रिएट किए? हमने क्रिएट किए। तो इरिटेशन मतलब ये थॉट्स मुझे इरिटेट कर, अब इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भले बैठे कैसे भी बैठे हो। तो अगर ये इरिटेटिंग होते तो फिर दोनों को इरिटेशन फील होना चाहिए, सबको नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आई एम क्रिएटिंग, नो वन इज no one is irritating in this world, agreed? For us every, हर कोई, मतलब जब मेरी मेरी नेचर है थॉट बहुत क्रिएट करने की, तो मुझे हर कोई इरिटेटिंग लग रहा है। और फिर हम कहते लोग कैसे है, समझते नहीं है, ये नहीं है, वो समझते नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये बार बार मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मेरे लिए वो इरिटेटिंग है, तो उसके लिए भी तो मैं इरिटेटिंग होगी। क्योंकि जब मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, बार बार बोलूंगी, या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उसके लिए भी तो फिर मैं इरिटेटिंग हूँ। सो फाइनली द वन हु इज क्रिएटिंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम। अच्छा, एवरी थॉट ये जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, हम कहते हैं एंगर का असर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जो अभी हम सब सुन रहे थे। मतलब 1 घंटा क्रिएट करने के बाद प्रॉब्लम होती है, या 1 सेकंड भी क्रिएट किया तो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? दीपक भाई, 1 घंटे के बाद होगी प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे के बाद ठंडा होता है कमरा, तो मतलब एवरी सेकंड कंट्रीब्यूट हो रहा है ना ठंडक के लिए, तब कहीं जाकर वो 1 घंटा कंट्रीब्यूट। तो मतलब एवरी थॉट मैं इरिटेट का क्रिएट कर रही हूँ, कैसे बैठे, समझते नहीं है। तो ये मेरे इमोशन में, मेरे सेल्स का पर असर कर रहा है, मेरे बॉडी पर असर करता जा रहा है। इट्स नॉट कि 1 घंटा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या बहुत समय के बाद ये हो रहा है, लेकिन ये पूरा इस पर असर हो रहा है। तो इसलिए जल्दी क्यों, छोटी सी एज में कितने सारे हार्ट के इश्यूज आज जैसे बता ही रहे थे कि इतनी सी एज में हो रहा है, क्योंकि कितने फास्ट मैं क्रिएट करते जाते रहूं, उतना मुझे जल्दी क्रिएट। और उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई क्रिएशन? हम कहेंगे सारे ऐसे। नाउ सिंपल, रेड लाइट देखा, लो इरिटेशन शुरू। रेड रेड लाइट तो बेचारा कुछ भी नहीं है ना, वो तो मतलब वो तो कॉज भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, सरकार ही ऐसी है, बार बार रेड लाइट आता जाता है, लोग कैसे।
मतलब हर जगह एक डिस्टर्बिंग थॉट्स क्रिएट करना है। अब ये हम 1 दिन करे, 2 दिन करे, फिर रोज करते जाए, फिर स्वाभाविक हो, फिर हम कहते हैं लोग नेचर मतलब मेरा स्वभाव है, या सब लोग ही ऐसे हैं, या लोग ही ऐसे हैं। अब ऐसे करते-करते कुछ भी रीज़न हो, किसको प्रॉब्लम जा रही है? सेल्स किसके वीक हो रहे हैं? ऑर्गन्स किसके कमज़ोर हो रहे हैं? तो अगर मेरे हो रहे हैं, मेरे दाँत कमज़ोर हो रहे हैं, तो खाना कहीं मेरी प्रॉब्लम है ना? उसने मिठाई ऑफ़र की, इसलिए मेरे दाँत कमज़ोर हुए? क्योंकि उसने मुझे मिठाई ऑफ़र की। वो मिठाई ऑफ़र ही नहीं करता तो मेरे दाँत थोड़ी कमज़ोर होते। इट्स लाइक दैट। तो हमने जब तक नहीं खाई, तब तक क्यों मेरे दाँत कमज़ोर होंगे? तो इसलिए कुछ भी किसी ने किया है, अगर मैंने थॉट्स ही नहीं क्रिएट किया, तो फिर मुझे कैसे? और प्लस अगर मुझे मेरा जब इरिटेशन का स्वभाव होगा, तो उस समय अब मेरा उस समय डिस्टर्बेंस फेज़ चल रहा है। तो उस डिस्टर्बेंस फेज़ में अगर कोई गलती तो 4 लोगों ने की, 4 को तो मैंने डाँट भी दिया, ठीक है। अब 4 को डाँटने के लिए ईच पर्सन को कितना मिला? 10%। सपोज़ मैंने 40% क्रिएट किया, ईच को शायद 10% मिला। सबसे ज़्यादा डैमेज किसको हुआ? इसलिए एग्ज़ीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर्स हेल्थ चेकअप नहीं होता है। क्योंकि जो डाँट रहा है और जो डाँट खा रहा है, कौन ज़्यादा प्रॉब्लम में है? दिखने में जो डाँट रहा है, हाँ? अच्छा, सभी एग्री है कि जो डाँट रहा है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि जो डाँट खा रहा है? पीटी किस पे कर रहे हैं हम? दया किस पे कर रहे हैं? तो इसका मतलब वो एक्चुअली दया किस पे होनी चाहिए? क्योंकि एक्चुअली जो डाँट रहा होता है, जो डाँट खा रहा होता है, उसके पास तो चॉइस है। वो बॉस डाँटता है, तो बोलते हैं ठीक है अब शुरू हो गया, इनका ना लेक्चर शुरू हो गया। वो तो इग्नोर भी कर देंगे। उनको कुछ असर भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो डाँट रहा है वो तो 100% उसके पास चॉइस है मुझे लेना है या नहीं लेना है या कितना लेना है। लेकिन जो क्रिएट कर रहा है, उसके पास तो कोई चॉइस भी नहीं है। उसको तो असर होना ही होना है। तो एक्चुअली पिटी कौन का किस पर करनी चाहिए? श्योर? अगर मैं ऐसे पिटी करूँ, तो इसका मतलब हमें वो जो डाँट रहा है ना, उसको उसका उसका गुस्सा मुझे नहीं आएगा, मुझे उस पर रहम आएगा। दिस इज़ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो हम यहाँ सीखते हैं कि बेचारा वो अ, इस पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशन के डिपेंडेंट है, वशीभूत है, उस पर रहम करो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉट ओनली कि वो बॉडी पर असर कर रहा है, अपने फीलिंग्स को खराब कर रहा है, अपने बॉडी पर असर कर रहा है, अपने वातावरण को खराब कर रहा है, अपने रिलेशंस को खराब कर रहा है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने कर्म को खराब कर रहा है, अपने भाग्य को खराब कर रहा है। किसका डैमेज हो रहा है? क्योंकि कनेक्टेड है ना सारा। एक इधर क्रिएट किया, अकाउंटिंग है ये। हम एक ट्रांज़ैक्शन यहाँ करते हैं, तो क्या होता है ना यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक इधर आप ट्रांजैक्शन करो, ऑटोमेटिक वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, बैलेंस शीट में जाना है, वो ऑटोमेटिक आपको खाली इधर एक ट्रांजैक्शन एक एंट्री करना है। इसी तरह मुझे एक थॉट क्रिएट करना है बस, ये बहुत खराब है। इनको समझ में नहीं आता। कितनी बार बोल दिया 3 थॉट क्रिएट करो। ऑटोमेटिक जहाँ-जहाँ जाना है ये सब पर असर 100% करना ही होगा ही। और फिर जब वो भाग्य सामने आता है ना, फिर कहते हैं
पता नहीं मैंने क्या ऐसे कर्म किए जो ये मेरे पास इस तरह की बीमारी आई और ऐसे हुआ। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कभी लाइफ में किसी को दुख भी दिया है, कभी याद ही नहीं। एवरी मिनट मुझे इरिटेट तो हो रहा था, लेकिन मुझे कभी याद नहीं कि मैं क्या बोलते हैं वो बनते कोशिश तो मैंने कभी किसी को दुख भी नहीं दिया। अपनी पूरी कोशिश की। So much unaware of what we are going through and what will be getting immediately. और अब तो इतने फास्ट फास्ट इसका असर हो रहा है, शरीर पर भी होता जा रहा है, हम जो सुन भी रहे हैं, और फिर संबंधों पर तो हो ही रहा है, और उसके बाद फिर जो हमारा अनअवेयर, अननोइंगली, और जो इनविजिबल हमारे कर्म और भाग्य बन रहा है, वो तो है ही है। तो therefore it is not a simple thing। हम सोचे कि क्या है, बोल दिया। मुझे ना, मैं बोलती हूँ, एक और हम थॉट ये जस्टिफाई करते हैं कि मैं बोल देती हूँ, मुझे नहीं, मैं तो भूल भी जाती हूँ। इन लोगों का नेचर है, इतना याद रखते हैं वो। मैं तो फटाफट बोल के आई एम नॉर्मल, ये बैठे बैठे हर्ट होते रहते हैं। राइट है ना? तो प्रॉब्लम किसकी है? तुम लोग सुनते सोचते हो मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आप तो बोल के चले गए, आपको असर नहीं पड़ा, लेकिन अगर 10 को असर पड़ा है और 10 के नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट हुई, 10 10 लोग 1 घंटा तक हर्ट में रहे, ये सारी इमोशंस फाइनली किसको, आपने बॉल फेंका और ये सामने फाइनली किसको आने वाली है? क्योंकि जो क्रिएट करेगा बार बार तुम्हारे कारण, तो उसको तो फील हो, मतलब रीजन तो मैं बनूंगी, उसने क्रिएट किया, उसका भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं रीजन बनी, तो रीजन बनने वालों को भी तो कमीशन मिलेगा। तो मतलब मेरा भी 10 को हर्ट करने का एक कर्म क्रिएट किया, और फिर जब कर्म क्रिएट किया मतलब भाग्य क्रिएट किया, इसका मतलब ये 10 लोग मेरे से नेगेटिव होंगे ही, चाहे अभी नहीं अभी तो चलो मेरी पोजीशन है, कुछ वे से मुझे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मेरा भाग्य मैंने इनके साथ खराब किया, और फिर फाइनली अगर उसको और एक्चुअल डीपर लेवल पे देखे, मैंने शरीर छोड़ दिया, ये कॉस्ट्यूम मैंने भी छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया। व्हाइट कॉस्ट्यूम था तो हम लोगों ने, और आपका ब्लू कॉस्ट्यूम था तो आपने ऐसे किया, मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, अब मेरा पिंक ड्रेस हुआ, आपका आपका ऑरेंज ड्रेस हुआ। अच्छा, फिर हम मिलेंगे, अच्छा मिलेंगे, क्योंकि मिलना तो है, अकाउंट अनसेटल्ड, मैंने किया था, दे दिया आपको, लेकिन अब मेरे पास, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रिएट किया, तो मतलब क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड होगा ना, वो कैरी फॉरवर्ड। और फिर जब वो आता है, उसके बाद मैं कहती हूँ, पता नहीं ये बॉस मेरे से इतने इरिटेटिंग क्यों रहते हैं, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करती हूँ, पर मालूम ही नहीं हमेशा। और इसके साथ ये 10 लोग जो है ना, वो भी ऐसे ही है, वो मेरे, मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ, ये कौन है वो 10 लोग, तब याद भी नहीं रहता, और फिर क्योंकि याद नहीं रहता, अब वापस क्रिएट करते, फिर उनसे इरिटेट होते, फिर उनके बारे में 10, दिस इज हाउ, जिसको बोलते हैं ना, ये चक्कर चलता जा रहा है। तो विल टेक द क्वेश्चन आंसर। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इरिटेशन हम कहते हैं नॉर्मल है, नेचुरल है। अब नाउ ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे, इरिटेट तो हो ही जाता है ना, ऐसे परफॉर्मेंस ही ऐसी है, लोग ही, मतलब चाहे कुछ भी सिस्टम का हो या है ही ऐसा, अब वो ठीक नहीं कर रहे। अब पर्टिकुलरली जिनके साथ हम रहते हैं उनको रिपीट
होता रहता है और वो करते रहेंगे, मतलब मैं करती रहूंगी। अब मुझे पता है कि इसका संस्कार है कि ये ऐसे ही करते हैं। एक बार दो बार से पता तो चल जाता है ना कि ये ऐसे ही बैठने वाले हैं, कि इसको कितना भी कह दो वापस वो ऐसे बैठेंगे। अब मुझे जब जब मैं देखूंगी फिर मुझे इरिटेट होना है। कैन आई चेंज माई थॉट? इज इट इजी टू चेंज हिम और इज इट easy to change my thought? What is easy? How many are successful in changing others till now? हाथ उठाए कोई? कोई भी नहीं। ये आप डंडा मारा अच्छा, फिर उसके बाद क्या डंडा मार के तो वो दो तीन, मीन्स अच्छा ठीक है, दो तीन बार वो ठीक हो गए। आ, हाँ ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला दूसरे पे यूज कर सकते हैं। और पता नहीं वो डंडा जो आज, चलो हम लोग ने, हम सोचते जरूरी है ना तभी लाइन पर आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं। हाँ, ऑथोरिटेटिव होना है, लेकिन एंगर, यू नॉट सेइंग कि आप एकदम लीनियंट हो जाओ। ऑथोरिटेटिव, बी, हाँ फर्म, सो ऑथोरिटेटिव बट नॉट एंगर। इट मीन्स मेरी स्टेट, मेरी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट हो एंड आई कैन से नो, ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो ऐसा ही सिस्टम, ऐसे यहाँ नहीं चल सकता। बट व्हाई शुड आई क्रिएट, क्या है समझ में नहीं आता। ये चार पांच थॉट्स क्रिएट करके फिर मैं बोलूं, दैट इज कॉल्ड एंगर। और ये थॉट्स क्रिएट नहीं करूं एंड आई डोंट फील दिस इज राइट, I can say authoritatively and I can say always also that with authoritative, it's fine. But always I create disturbance and then say, so I'm, वो सुधर जाए हो सकता है, इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बिगड़ जा जो रही हूँ वो कितना डैमेजिंग हो रहा है। चलो वो तो ठीक हो गए, तो मेरे को तो आदत पड़ गई ना, डंडा लो और लोग ठीक होते हैं। तो दो तीन लोगों पर तो हो गया सक्सेसफुल बाद में, क्योंकि मेरा भी आई एम सक्सेसफुल, तो आई विल यूज दिस टूल एनीवेयर एनी टाइम, समटाइम्स आई कैन हैव दैट। हाँ, तो वो सिलेक्टिव संस्कार बनने के बाद वंस वो नेचर बन जाए ना, फिर आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, वो कहीं भी निकल जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलता है। और हम कहते पता नहीं निकल जाता है, यही तो हम सभी का एक ही तो प्रॉब्लम है। मैं चाहता नहीं हूँ, निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? ये सक्सेस के कारण ही निकला। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते ना, उस समय हम फिर समझ जाते। तो इट्स ओके, आप करो, बट विथ ऑथोरिटी एंड देन यूजिंग दैट। सो दिस इज द मंत्र। तो उसके लिए चाहिए समझ, ज्ञान। जैसे अभी हमने समझा है, तो अगर अब कोई इरिटेट होगा भी, अब हमको इरिटेशन नहीं होगी, हमको उन पर रहम आएगा कि बेचारा। और उसको स्पेशल, क्योंकि रहम का मतलब क्या है कि नॉट ओनली कि बेचारा वो डैमेज क्या कितना उसको हो रहा है, लेकिन उसका बाद में कितना उसको मिलना ही है, मिलना तो है ही ना। तो दैट फीलिंग ऑफ मर्सी एंड देन गुड विशेस कि अब उसका ठीक हो जाना चाहिए। जैसे कोई बीमार होता है, बहुत सिवियर होता है, हम क्या कहते हैं, बेचारा ठीक हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक वो गुड विशेस निकलते हैं। सो व्हेन वी सी द पर्सन हु इज गेटिंग इरिटेटेड और एंगर एज ए पेशेंट, तो फिर वो फीलिंग आएगी कि बेचारे पर रहम करो। द ओनली मेथड टू टैकल एंगर इज मर्सी, रहम करो उसके ऊपर। बहुत सफर कर रहा है, क्योंकि वैसे भी दुनिया में इतने सारे आजकल स्लोगन्स, हम क्रोध वाला खुद जलता है फिर दूसरों को जलाता है, तो ये तो हम, पर ये एक्चुअली चल रहा है। तो बहुत इसलिए, जैसे एक जगह यहाँ चल रहा है, वहां बाहर बैठे हैं, उनको पता नहीं, लेकिन थोड़ा सेक आ रहा है,
गरमाइश, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो अंदर आते हैं, और जैसे जैसे आते दिखते हैं कि और ज्यादा गरमाइश है, इधर तक पहुंचते और ज्यादा गरमाइश। तो मतलब जिस जगह वो क्रिएट हुआ है वो जगह तो जल चुकी होती है, तब वो इतने दूर तक गरमाइश देने की ताकत रखती है। इसका मतलब जहां एंगर क्रिएट होता है वो सबसे ज्यादा भस्म हो चुका होता है इन देयर ओन पावर्स, इन देयर ओन फॉर्च्यून, भाग्य, रिलेशंस, शरीर की दृष्टि से, तब वो इतने दूर तक इतनों को डिस्टर्ब कर सके। So therefore, रहम के पात्र वो है जिनके अंदर क्रिएट, जिनके अंदर क्रिएट हो रहा है या जो उसके चपेट में आ रहे हैं, बोथ ऑफ देम। सपोज मैंने क्रिएट किया और आप हर्ट हो गए, तो मतलब मैं तो सिली थी, क्रिएट हो रहा है मुझे, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन आप हर्ट हो गए तो यू आर completely influenced by my anger, and therefore eventually आप भी हर्ट हो के फिर फाइनली वो हर्ट ही गुस्से में पैदा होता है। तो मैंने बहुत सहन किया, अब मुझे पता है। सो दिस फाइनली इज चेंजिंग। तो जैसे भावना मैंने कह रही थी, नॉन एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव, सप्रेसिव, कितने भी टर्म्स ले लो, anyone getting affected is a victim in any ways, चाहे खुद से क्रिएट करके चाहे दूसरे से। तो इसलिए ये क्लियर समझ चाहिए। तो दो ही तरीके हैं इसको टैकल करने के। व्हेन आई हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बेचारा वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो मेरे पर जोर नहीं दे रहा है, लेकिन बेचारा वो रहम का पात्र है। एक तो ये फीलिंग, समझ, और दूसरा है मेडिटेशन। तो एक बार बेटा 47, बाप 74। तो बेटे में बहुत गुस्सा, 47 बहुत ज्यादा गुस्सा, और वो 74, वो तो एकदम, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, वो तो जीरो गुस्सा। ब्लड टेस्ट हुआ, किसको डायबिटीज आई होगी? एवरीवन एग्रीज, पता है ना? 47 है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ऑलवेज सब एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन डैमेज हो रहा है? सो इट्स नॉट ऑफ एज, इट्स द इंटेंसिटी। कितने बार ये इरिटेट कर रहा है, ये इरिटेट कर रहा है, वो इरिटेट कर रहा है, मैं क्रिएट करते जाऊं। तो मतलब मैं क्रिएट थॉट्स नहीं कर रही, मैं क्रिएट डिजीज कर रही। इफ आई अंडरस्टैंड दिस डीप इंटेंसिटी, तो हम आज से, अभी से एक संकल्प ले लो, कुछ भी हो जाए, ये वाले थॉट को इमीडिएटली चेंज करना है। ठीक है, इरिटेट हो मतलब उस वो ठीक से नहीं है ना, बताना है, बताओ, विदाउट क्रिएटिंग द थॉट्स। और कभी भी जब हम अच्छे से बताते हैं ना, जब हम गुस्से में बताते हैं ना, तो उसके दिमाग में भी नहीं बैठता है जल्दी। और किसी को हम अच्छे से कोई चीज बताते हैं ना, तो उसका भी दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, होता है ना? कहते हैं, तुमने इतना, मतलब हम सोचते हैं हमने बहुत जोर से बोला तो जल्दी समझना चाहिए, लेकिन उस समय दिमाग काम नहीं करता है। तो इन अ वे वी आर स्टॉपिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द पर्सन बाय गेटिंग एंग्री। उसकी बुद्धि नहीं काम करती है, और फिर हम कहते हैं फिर हम ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो न उसकी बुद्धि यूज हो रही है, मेरी बुद्धि खराब हो रही है, रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, और जो बाकी परकशंस है वो तो है ही है, शरीर डैमेज, रिलेशंस खराब। बी गेटिंग आउट ऑफ यूजिंग सो मच, इट्स लाइक मैं 10,000 खर्चा करूं, मतलब 1000 खर्च कर सकते थे, थॉट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन 10,000 खर्चा करके भी कम रिजल्ट आए, और यहाँ 500 खर्चा करो लेकिन 5,000 का प्रॉफिट हो, क्या करना चाहिए? ऑल आर बिजनेसमैन। मैं ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ, और फिर हम
So this is what is to be done. Understand. तो एक तो ये हम अगर ट्राई करें, और उसके लिए चाहिए रेगुलर क्लासेस इस टाइप की, बिकॉज थ्रू द व्हाट इज क्लास, थ्रू द डे हम जिस भी एनवायरनमेंट में है, हम बोम्बार्डेड है द फीलिंग्स, मतलब with इस टाइप के इमोशंस, ये ऐसा है वो वैसा है। एंड अगर मेरी ये नेचर है, कुछ कोई गलत करता है मुझे गुस्सा आता है। हम कितने ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो गलती करते रहते हैं, कितने ऐसे हम न्यूज सुनते होते हैं जो गलत है। कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, या हम अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं और अच्छी न्यूज ही सुन रहे हैं। तो इफ माई नेचर इज ऑफ दैट काइंड, तो मतलब मैं सारा दिन क्या करूंगा, गलती करने वालों के साथ रह रही हूँ, तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही आएगा। और फिर सारा समय अब जो सिचुएशन चल रही है, इस तरह की इंफॉर्मेशन सुन रही हूँ, तो और गुस्सा आता जाएगा। फिर तो मेरा मतलब आई जस्ट कैन नॉट एस्केप विथ एनी ऑफ द रिपरकशंस विच आर वेरी मच 100% नियर टू मी, जो आप अभी हम दोनों डॉक्टर से सुन रहे थे। So, इसलिए हम खुद ही रहम के पात्र हैं। अगर हम समवेयर इसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह की इमोशंस में, हम खुद बहुत जरूरी है। एंड इट इज हाई टाइम वट एवर एज वी आर गोइंग थ्रू कि ये चीज समझ ले। नहीं तो इतने मेडिकली आप सभी बताते ही हो, आप डॉक्टर्स, कि छोटी छोटी सी एज में कितने बड़े बड़े इश्यूज लेकर आ रहे हैं लोग। 21 की एज वाला हमारे पास आया, हार्ट अटैक आया हुआ था। सो द कार्डियोलॉजिस्ट रिफर्ड कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाओ, तो काफी चेंज उसको फील हुआ 21 की एज में। सो देयर इज नो एज बार of this because the intensity very hyper, इसलिए ये हाई टाइम है वी अंडरस्टैंड। एंड therefore ये ज्ञान, इस तरह की बम्बार्डमेंट अच्छी बात है। आप कहेंगे नहीं नहीं मेडिटेशन ठीक है, हमको ये नॉलेज मुश्किल है। थ्रू आउट द डे हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, नेगेटिव वे से, तो वो इंफॉर्मेशन हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। सो देयरफॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें हमको जैसे हम सीखते हैं तो हमको आधा घंटा वो अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत पावरफुल, प्योर। अच्छा, और दूसरा फिर है योग, ज्ञान एंड योग। योग और ज्ञान नहीं, पहले ज्ञान, लाइक जस्ट व्हाट इज ज्ञान, यही जो आज हम आपसे डिस्कस इज नथिंग, यही है। कोई स्पेशल कुछ नहीं है कि पता नहीं इन लोग बहुत भगवान की बातें कर रहे हैं, आत्मा, जस्ट ये बातें हैं। और दूसरा है फिर मेडिटेशन। जब हमने अच्छी बातें सुन ली और अब हम फिर योग करेंगे, इससे होगा। व्हाट इज योग? जीरो लेवल पर अपना गियर को लाना। एकदम फास्ट गाड़ी चला रहे हैं और आप एकदम ब्रेक करो, झटका आएगा, नॉट एडवाइसेबल। क्या करते पहले, 5 का 4 3 2 ऐसे करते, फिर 0 पे आता है। इमीडिएटली 5 का 0 पे पहले तो आ नहीं सकता, आएगा तो झटका होगा। सो वी फील कि जिस मेडिटेशन करोगे तो होगा नहीं। ज्ञान और योग, पहले हम थोड़ी अच्छी बातें सुनते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं, तो उसका असर बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि आधा घंटा आपने स्लो डाउन कर दिया, 1 का 4 पे लाए, 3 लाए, और लॉजिकली इट इज नॉट कि आपको बिलीव करना है, हम जो कह रहे हैं यू फील, इज इट लॉजिक? और फिर उसके बाद फिर मेडिटेशन, इज इट पॉसिबल कि तब असर होगा ही होगा, क्योंकि समझ कर ली, स्लो डाउन किया, और फिर अंदर हो ज्ञान और योग, तो इजी हो जाता है। नाउ व्हाट इज मेडिटेशन? अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, मेडिटेशन का मतलब है अपने सारे थॉट्स को हम समेट लेते हैं
और अपने रियल सेल्फ पर फोकस करते हैं एंड देन कनेक्टिंग विद द हायर सोर्स, नॉट विद दिस कॉन्शियसनेस कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कोई भी डेजिग्नेशन वो, लेकिन वो सब आउटर जो है उसको हम जैसे पूरा वो छिलका निकाल के फिर वो अंदर खाया जाता है। तो ये सब हमारे स्किल्स है। तो वो कॉन्शियसनेस वो हम निकालते हैं एंड देन कमिंग टू द कोर, आई एम अ प्योर सोल। और फिर दिस, इफ आई एम अ सोल देन आई एम अ प्योर ऑटोमेटिकली। तो और फिर ये प्योर सोल फिर कनेक्ट करती है हायर सोल से। अगर ये छिलका निकाला नहीं ना तो वो हायर सोर्स के साथ, क्योंकि वो हायर सोर्स भी कैसा है, प्योर है। हम परमात्मा को क्या मानते, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल, बहुत शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो ऐसा है। और मैं क्यों, मैं कैसी हूँ, नीच, पापी, कपटी, क्रोधी, कनेक्ट नहीं होता है, पॉसिबल नहीं। इसलिए हम अपने आप को पहले इस आउटर फीलिंग से निकाल देते हैं और फिर कमिंग टू द प्योर एनर्जी और देन कनेक्टिंग टू द हायर एनर्जी, फटाफट हो जाता है। क्यों अभी तक हमको, शायद हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, लेकिन हमारे सब में ये कंप्लेन थी, वेरी कॉमन कंप्लेन, मन बहुत भटकता है। किसी का है कि एकदम कहते मन लग जाए, बट आई वुड से आई ऑल्सो यूज टू बी द सेम, चाहे मैं भक्ति बहुत करती थी लेकिन फिर भी मन बहुत भटकता था। बट दिस नॉलेज से जो कंसंट्रेशन होती है, जो इमीडिएट, और आपको पता भी नहीं चलता है, 1 आवर आपकी कंसंट्रेशन हो सकती है, द पावर ऑफ दिस नॉलेज। तो ये छिलका हमारा उतरता है, फिर कनेक्टिंग टू द हायर सोर्स, अब फिर इजी हो जाता है।